हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है गुप्ताकालीन सांस्कृतिक जीवन, कल्चरल लाइफ इन गुप्ता पीरियड। इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे कि गुप्ता साम्राज्य के लोग किस तरह की सांस्कृतिक जीवन शैली को अपनाए हुए थे, अर्थात किस तरह की कल्चरल लाइफ को वे जीते थे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गुप्ताकालीन सांस्कृतिक जीवन के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गुप्ताकालीन सांस्कृतिक जीवन के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अर्थात दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बनते हैं। इनके लॉन्ग आंसर लिखना होते हैं, ठीक है। तो हम भी इसे विस्तृत रूप से ही अध्ययन करेंगे। यहाँ पे मैंने इस टॉपिक को कुछ मुख्य बिंदुओं के आधार पर डिवाइड किया है: कला एवं स्थापत्य, साहित्य एवं साहित्यकार। तो इन मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में हम इन्हें पढ़ने वाले हैं, ताकि ये टॉपिक हमारे लिए ईजी हो जाए और काफ़ी टाइम तक हमें याद रहे। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, गुप्ताकालीन सांस्कृतिक जीवन, कल्चरल लाइफ इन गुप्ता पीरियड। फ्रेंड्स, अब तक हमने गुप्ता साम्राज्य के बारे में क्या जाना कि इसके जो शासक थे काफ़ी शक्तिशाली थे और इन्होंने भौगोलिक क्षेत्र में काफ़ी विकास किया था। अर्थात गुप्ता काल के जो साम्राज्य है उसका एरिया काफ़ी एक्सपांड किया था, उसको काफ़ी भौगोलिक विस्तार दिया था, ठीक है, गुप्ता साम्राज्य को। साथ ही साथ हमने देखा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी गुप्ताकालीन शासकों ने काफ़ी विकास किया था। अब हम देख लेते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में इन्होंने क्या किया। हमने प्रशासनिक क्षेत्र को भी देख लिया, हमने सामाजिक जीवन को भी देख लिया, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गुप्ता काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब हम सांस्कृतिक जीवन को भी देख लेते हैं, ताकि हमें ये निश्चित हो जाए कि हर क्षेत्र में गुप्ता काल ने विकास किया था। तो दोस्तों, आप लिखेंगे हेडिंग डालने के बाद में कि गुप्ता साम्राज्य ने जिस तरह भौगोलिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र तथा प्रशासनिक क्षेत्र, सामाजिक जीवन में विस्तार किया था, विकास किया था, उसी तरह गुप्ता साम्राज्य के शासकों ने सांस्कृतिक जीवन शैली या कल्चरल लाइफ में भी विकास किया था। और उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे कला एवं स्थापत्य, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। चूंकि गुप्ता साम्राज्य के लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए उन्होंने स्थापत्य के क्षेत्र में मंदिर स्थापत्य पर विशेष जोर दिया था। गुप्तकालीन साम्राज्य में कई मंदिरों की स्थापना हुई थी। इससे पहले के जितने भी शासक हुए थे दोस्तों, जो विकसित साम्राज्य जिन्होंने अपने साम्राज्य को विकासशील बनाया या विकसित बनाया था, डेवलप्ड बनाया था, वे बौद्ध चेतना से काफ़ी प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने अधिकतर बौद्ध विहारों और चैत्यों का निर्माण करवाया था। लेकिन गुप्ताकालीन साम्राज्य में शासक जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, अर्थात ब्राह्मण धर्म से काफ़ी प्रभावित थे। इसीलिए इस साम्राज्य में अधिकतर आर्किटेक्चर के रूप में मंदिरों का डेवलपमेंट हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ, मंदिरों का कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो आइए देख लेते हैं अब नीचे इतना आप इंट्रोडक्शन में लिख लेंगे अपने शब्दों में। उसके बाद में आप मंदिर स्थापत्य लिखेंगे, और मंदिर स्थापत्य में मंदिरों का नाम लिखेंगे और उनकी स्थिति, उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, ये देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शनल जो एग्जाम होता है उसमें मंदिर पूछ लेते हैं, गुप्ताकालीन निर्मित विष्णु मंदिर कहाँ पर है, तो उनकी स्थिति हमें बतानी होती है। नीचे ऑप्शन दे देते हैं 3-4, और उनमें से हमें सही पर टिक करना होता है। तो आइए देख लेते हैं। मंदिर स्थापत्य अब लिखेंगे और फिर लिखेंगे मंदिर, और यहाँ पे लिख लेंगे स्थिति, ठीक है, कहाँ स्थित है। अच्छा, गुप्ताकालीन जो मंदिर बने थे दोस्तों, ये ईंट व पत्थरों के मंदिर बने थे, और कहीं कहीं पे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो बताते हैं कि गुप्ताकालीन टेम्पल लकड़ियों से भी निर्मित होते थे, लकड़ियों से भी निर्मित हुआ करते थे। तो ये जो लकड़ी के मंदिर थे फ्रेंड्स, ये समय जैसे जैसे बीतता गया इनका ह्रास होता गया, और लकड़ी के मंदिर अब नहीं पाए जाते। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गुप्ताकालीन जो स्थापत्य कला थी उसमें लकड़ी के भी मंदिर बने थे, और अधिकतर मात्रा में ईंटों और पत्थरों से मंदिर निर्मित है, जो अब भी विद्यमान है, जिन्हें हम अब भी देख सकते हैं, ठीक है। विष्णु मंदिर, चूंकि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए ये विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, इन मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया था। शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, ये सारे मंदिर पूछे गए हैं एग्जाम में। पार्वती मंदिर,
भीतरी गांव मंदिर और दशावतार। इनमें जो ये दशावतार मंदिर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, और काफ़ी अद्भुत मंदिर बना हुआ है गुप्तकालीन। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ स्थित है। तो विष्णु मंदिर जो है ये तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तिगवा, गांव का नाम तिगवा है जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो जबलपुर मध्य प्रदेश। नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप सभी। शिव मंदिर, शिव मंदिर की स्थिति है भूमरा मध्य प्रदेश में। ठीक है, कौन सा गांव है? भूमरा मध्य प्रदेश में है। ये भी, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विष्णु मंदिर, गुप्तकालीन निर्मित विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में, पूरा पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी तिगवा भी लिख दिया जाता है, तो आप देखेंगे जबलपुर भी आ जाता है लिखा हुआ, तो जबलपुर भी टिक लग, और मध्य प्रदेश में तो है ही। ठीक है, भूमरा मध्य प्रदेश में शिव मंदिर है। पार्वती मंदिर की यदि बात की जाए तो नचना कठिया एक स्थान है मध्य प्रदेश में। नचना कठिया यहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में ही है। यहाँ पर स्थित है पार्वती मंदिर, ये भी पूछा गया है। ठीक है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, सारे ये इंपॉर्टेंट है पांचों। भीतरी गांव मंदिर, तो ये भीतरी गांव, भीतरी गांव उत्तर प्रदेश में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में। राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, दशावतार मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आप, ठीक है, देवगढ़ में स्थित है ये, देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। प्रदेश का नाम लिखेंगे आप उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इसीलिए नोट डाउन करवाया है मैंने। विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, भीतरी गांव मंदिर और दशावतार मंदिर, जो कि गुप्तकालीन निर्मित टेम्पल्स हैं। कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में स्थित है। पार्वती मंदिर नचना कठिया मध्य प्रदेश में। भीतरी गांव मंदिर भीतरी गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दशावतार मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ गांव है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो ये मंदिर स्थापत्य क्षेत्र में हो गया, मंदिरों का निर्माण करवाए थे। ये ईंट व पत्थरों से निर्मित मंदिर हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मूर्तिकला, स्कल्पचर के क्षेत्र में क्या क्या इन्होंने उन्नति की है। तो मूर्तिकला के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी उन्नति की है। गुप्तकालीन मूर्तियों का जो निर्माण था, अच्छा ये जो टेम्पल थे इनमें से अधिकतर टेम्पल नागर शैली से निर्मित थे। तो आप ये वाली लाइन भी लिख लेंगे कि मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली के द्वारा निर्मित थे। ठीक है, कौन सी शैली थी? नागर शैली थी। मूर्तिकला, मूर्तिकला के क्षेत्र में आप लिखेंगे कि मूर्तिकला के क्षेत्र में भी गुप्तकालीन मूर्तियाँ काफ़ी सुंदर मूर्तियाँ हैं, और इन्होंने काफ़ी विकास किया था। गुप्त काल के समय पर मूर्तिकला के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ था। ये जो मूर्ति कला थी इनमें अपनाई गई शैलियाँ कौन कौन सी थी? तो मथुरा शैली, मथुरा शैली, गांधार शैली एवं सारनाथ कला शैली और पाटलिपुत्र शैली। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट शैलियां हैं जिनके आधार पर ये मूर्तियां निर्मित की गई थी। गुप्त काल के समय सारनाथ में गौतम बुद्ध या बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है, जो कि सारनाथ कला शैली के नाम से फेमस है। कौन सी शैली अपनाई गई थी इस मूर्ति के निर्माण में? सारनाथ कला शैली के नाम से ये विख्यात हुई थी। और किनकी मूर्ति बनाई गई थी सारनाथ में? तो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? गुप्त काल में। तो सारनाथ में स्थित, सारनाथ स्थित बुद्ध मूर्ति, बुद्ध मूर्ति गुप्तकालीन मूर्ति कला का अद्भुत उदाहरण है, जो कि सारनाथ कला शैली के द्वारा निर्मित है। ठीक है, ये लिखेंगे आप। तो ये हो गया आपका मूर्तिकला वाला पॉइंट। मूर्तिकला क्षेत्र में ये सारी शैलियाँ आप याद रखेंगे, मथुरा शैली, गांधार शैली, सारनाथ कला शैली, पाटलिपुत्र कला शैली, ये सारी कला शैलियों में गुप्तकालीन मूर्तियाँ बनी हुई हैं, निर्मित हैं। ठीक है, चित्रकला के क्षेत्र में तो पेंटिंग्स
भी काफ़ी अच्छी है गुप्त काल में, तो चित्रकला के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी विकास किया था। चित्रकला के क्षेत्र में दो जगह काफ़ी इम्पोर्टेंट है गुप्त काल में। एक तो महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाएं, अजंता गुफाएं जो कि कहाँ पर है, ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र। और बाघ गुफाएं, ठीक है, बारी बारी से हम अध्ययन करते हैं दोनों का। बाघ गुफाएं ये कहाँ पर है, तो ये आपके हैं धार, मध्य प्रदेश में एक जिला है धार, वहां पर स्थित है धार, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो दोनों गुफाओं के अंदर निर्मित चित्र जो है, जो पेंटिंग्स बनाई गई है, गुप्ताकालीन पेंटिंग से गुप्ताकालीन चित्र कला है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो अजंता की गुफाएं पहले देख लेते हैं। अजंता की गुफाओं में पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये कहाँ स्थित है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये स्थित है। यहाँ पर 24 चित्रित गुफाएं हैं। कितनी? 24 चित्रित गुफाएं हैं। ठीक है, 24 ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पर चित्रकला बनी हुई है गुप्ताकालीन। ठीक है, नहीं सॉरी, चित्रित गुफाएं हैं जिनमें से 16 नंबर की गुफा, 16, 17 और वो 19 नंबर की जो गुफा है, ये गुप्ताकालीन गुफाएं हैं। गुप्ताकालीन चित्र यहाँ पर निर्मित हैं। ठीक है, 24 चित्रित गुफाएं हैं जिनमें 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफाएं हैं, ये गुप्ताकालीन चित्रकला के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पर गुप्ताकालीन चित्र निर्मित हैं, ये लिख लेंगे। उसके बाद में आप लिखेंगे कि 16वें नंबर की जो गुफा है, 16वीं गुफा है, यहाँ पर मरणासन्न राजकुमारी का चित्र अंकित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। क्या है? 16 नंबर की गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र अंकित है, का चित्र अंकित है। और जो 17वीं गुफा है, इस गुफा को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है, चित्रशाला। ठीक है, देखिए 16वीं गुफा जिसमें गुप्ताकालीन कोई राजकुमारी थी जिनका मरणासन्न राजकुमारी का चित्र अंकित है। साथ ही साथ गोद में ये जो मरणासन्न राजकुमारी ने गोद में एक लेडीज लिए हुए हैं और एक व्यक्ति है जिसके हाथ में औषधि है। तो जो बताता है, जो दर्शाता है कि ये राजकुमारी बीमार होंगी या फिर मरणासन्न स्थिति में होगी और कोई जो वैद्य है वो उपचार कर रहा है और साथ ही कोई दासी या कोई भी लेडीज उनका जो सर है गोद में लिए हुए हैं। इस तरह का ये चित्र बना हुआ है 16वीं गुफा में, जो कि गुप्तकालीन है। जो 17वीं गुफा है वो चित्रशाला के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें किनका चित्र बना हुआ है, तो इनमें पूरी लाइफ जो गौतम बुद्ध थे उनकी पूरी लाइफ के चित्रण किया गया है। अर्थात उनके जन्म का, उनका जीवन का, उन्होंने जैसे शिक्षा प्राप्त की थी उस बारे में चित्रण किया गया है। साथ ही साथ उनका महापरिनिर्वाण का भी चित्रण किया गया है, इसीलिए इसे चित्रशाला कहा जाता है। काफ़ी फेमस है ये भी 17वीं गुफा। ठीक है, ये भी गुप्ताकालीन है। तो ये कुछ बातें थी अजंता गुफाओं के बारे में जो हमने देखी। क्या देखा हमने कि अजंता गुफाएं जो कि गुप्ताकालीन गुफाएं थी, कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे 24 चित्रित गुफाएं हैं जिनमें से 16, 17 और 19 नंबर की गुफा गुप्ताकालीन है। यहाँ पे गुप्ताकालीन चित्र स्थित है, जिसमें 16वीं गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र अंकित है और 17वीं गुफा जिसे चित्रशाला के नाम से जाना जाता है, चित्रशाला के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर गौतम बुद्ध की जीवन से रिलेटेड सारे चित्र या पेंटिंग्स बनी हुई है, जैसे कि उनके जन्म के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके शिक्षा ग्रहण करने के बारे में और उनके महापरिनिर्वाण के बारे में चित्र अंकित हैं 17वीं गुफा में। ठीक है, ये अजंता गुफाओं के बारे में बात हो गई। आइए अब हम देखते हैं बाघ गुफाओं के बारे में। बाघ गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं, काफ़ी फेमस गुफा हैं। यहाँ पर भी गुप्ताकालीन चित्र निर्मित हैं। ठीक है, गुप्ताकालीन चित्र बने हुए हैं, ये लिखेंगे। साथ ही लिखेंगे इन चित्रों में बौद्ध धर्म के बारे में चित्रण किया गया है तथा गौतम बुद्ध की भी पेंटिंग्स बनाई गई है, गौतम बुद्ध के भी चित्र बनाए गए हैं यहाँ पर बाघ गुफाओं में। ठीक है, तो ये दोनों बातें हो गई आपकी चित्रकला के क्षेत्र में, जो कि गुप्तकालीन चित्रकला क्षेत्र है, काफ़ी विकसित है और आज भी ये विद्यमान है। आज भी लोग इन्हें देखने के लिए जाते हैं, पर्यटन स्थल है ये।
अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, साहित्य एवं साहित्यकार। तो साहित्य के क्षेत्र में भी गुप्तकालीन साम्राज्य में काफ़ी विकास हुआ था, चहुमुखी विकास हुआ था। कई साहित्य लिखे गए थे जो कि गुप्तकालीन साम्राज्य के बारे में भी बताते हैं हमें, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, उसकी भौगोलिक स्थिति, सभी के बारे में वर्णन करते हैं। यही साक्ष्य भी हैं गुप्तकालीन साम्राज्य के। तो साहित्य एवं साहित्यकार देख लेते हैं। तो आप एक तरफ लिखेंगे साहित्य और यहाँ लिखेंगे साहित्यकार। ठीक है, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जैसे साहित्य पूछ लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनके साहित्यकार कौन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सारे साहित्य आप याद रखेंगे साहित्यकार। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन साहित्य है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नीतिसार। नीतिसार एक ऐसा साहित्य है जिसमें गुप्तकालीन साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी वर्णन किया गया है। नीतिसार जिसके साहित्यकार है कामंदक। कामंदक। मुद्रा राक्षस, ये भी गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था साथ साथ मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को भी बताता है। मुद्रा राक्षस। और एक और है साहित्य देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें गुप्त काल के शासक चंद्रगुप्त के बारे में वर्णन किया गया है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, देवी चंद्रगुप्तम। और इन दोनों साहित्यों के रचयिता कौन है, साहित्यकार हैं इनके विशाख दत्त। विशाख दत्त। एक साहित्य और लिखेंगे कामासूत्र, जिसके साहित्यकार है वात्स्यायन। एक लिखेंगे मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, इसके साहित्यकार हुए शूद्रक। ठीक है, नाम है उनका शूद्रक। नेक्स्ट लिखेंगे आप पंचतंत्र। पंचतंत्र की कथाएं सभी ने बचपन में पढ़ी है या सुनी है, और पढ़ना चाहिए। काफ़ी अच्छी कहानियाँ होती थी, मेरे बचपन में मैंने काफ़ी पढ़ी है कहानियाँ, आप लोगों ने भी निश्चित तौर पर पढ़ी होगी। पंचतंत्र जिनके रचयिता पता ही होगा आपको, विष्णु शर्मा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, विष्णु शर्मा। ठीक है, नीतिसार, राक्षस, कामासूत्र, मृच्छकटिकम, पंचतंत्र की कथाएं, विष्णु शर्मा। और इन्हीं के गुप्तकालीन साम्राज्य में कालिदास ने भी कई साहित्यों की रचनाएं की थी। उनके भी देख लेते हैं, उनके भी नाम, या आप आई होप नोट डाउन कर लिया होगा क्या क्या है। नीतिसार जो कि कामंदक के द्वारा लिखा गया है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, कामासूत्र वात्स्यायन के द्वारा रचित है, मृच्छकटिकम शूद्रक साहित्यकार थे इनके, और पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी गुप्तकालीन समय में। ठीक है, और कुछ साहित्यकार हुए उनके बारे में देख लेते हैं। और कुछ साहित्य लिखे गए थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो कालिदास हुए, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इन्होंने भी कई साहित्यों की रचना की थी गुप्तकालीन समय में। तो इनके साहित्य थे, सारे लिख लेंगे किनके, कालिदास से। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम इनका एक साहित्य, अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। विक्रमो वर्षीयम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, काफ़ी प्रसिद्ध है मेघदूत साहित्य, तो मेघदूत और ऋतुसंहार। ये कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कि किन्होंने, इनके साहित्यकार कौन हुए, इन सभी के साहित्यकार कालिदास हैं। कौन है, कालिदास है।
ठीक है, कालिदास कृत हैं। यहाँ पे क्यों चर्चा कर रहे हैं हम इन रचनाओं की, क्योंकि गुप्तकालीन रचनाएं हैं। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत और ऋतुसंहार। इनमें रघुवंशम और कुमार संभव ये जो 2 रचनाएं हैं ये महाकाव्य के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वे 2 कौन सी कृतियां हैं जो कालिदास कृत हैं और महाकाव्य हैं। ठीक है, तो पता होना चाहिए रघुवंशम और कुमार संभव। मेघदूत और ऋतुसंहार ये 2 जो रचनाएं हैं ये खंड काव्य के अंतर्गत आती हैं। खंड काव्य, तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये खंड काव्य के अंतर्गत आती है, मेघदूत और ऋतुसंहार। और इन सभी की रचना किसने की है? कालिदास ने की है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर। शेक्सपियर, ठीक है। और कुछ रचनाएं, कुछ स्मृति ग्रंथ हैं, वो भी गुप्तकालीन हैं, उनकी भी रचना गुप्तकाल में हुई है, तो वे स्मृति ग्रंथ भी लिख लेंगे। तो कुछ स्मृति ग्रंथ हैं जिनकी रचना गुप्तकाल के समय हुई थी, वे स्मृति ग्रंथ हैं नारद स्मृति ग्रंथ, बृहस्पति स्मृति ग्रंथ। ये दोनों की रचनाएं भी कब हुई थी? ये भी गुप्तकालीन स्मृति ग्रंथ है, नारद स्मृति ग्रंथ और बृहस्पति स्मृति ग्रंथ। हमने जब प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ी थी गुप्तकालीन साम्राज्य की, उसमें हमने साहित्य के जो स्रोत हैं उनके रूप में नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिनमें गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, ये बात हो गई आपके सांस्कृतिक जीवन शैली जो कि गुप्तकालीन समय की है, उसके बारे में चर्चा कर ली। धार्मिक जीवन शैली की हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। थोड़ी सी लाइनें हैं। जो गुप्तकालीन साम्राज्य के शासक थे वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने वैष्णव धर्म का काफ़ी विकास किया था। ठीक है, जैसे कि हम कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में देख सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र में भी देख सकते हैं। कई साहित्य के क्षेत्र हैं जिनमें धार्मिक किताबें लिखी गई है जिनके अंतर्गत। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं था कि गुप्तकालीन जो शासक हुए उन्होंने केवल वैष्णव धर्म या ब्राह्मण धर्म को वे मानते थे तो इसी क्षेत्र में विकास किया था। इन्होंने समकालीन जो जितने भी धर्म थे, जैसे कि बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ या शैव धर्म हुआ, इनमें भी काफ़ी विकास किया था। इनका भी चहुमुखी विकास हो रहा था। मतलब इन्होंने विहारों और चैत्यों का निर्माण करने की भी अनुमति दूसरे शासकों को प्रदान की थी। जैसे कि दक्षिण भारत जैसे कि एक शासक हुए थे, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, शायद मेघवर्मन थे। हाँ, मेघवर्मन थे, श्रीलंका सिंहल प्रदेश के थे वे शासक। उन्होंने बौद्ध विहार को निर्मित करने की अनुमति मांगी थी गुप्तकालीन शासक से, तो उन्होंने उन्हें अनुमति भी प्रदान की थी। तो इस तरह हर धर्म का विकास हुआ था इस समय पे। तो धार्मिक जीवन में आप ये लाइनें लिखेंगे। ठीक है, कि गुप्तकालीन साम्राज्य जो था वो वैष्णव अनुयायी था, वैष्णव धर्म को मानते थे ये लोग, और इन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया था और इस धर्म का काफ़ी विकास किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुप्तकालीन साम्राज्य में केवल वैष्णव धर्म का ही विकास हुआ था। समकालीन जितने भी धर्म थे, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म का भी विकास हो रहा था। ये धार्मिक जीवन की बात हो गई, धार्मिक जीवन शैली की। अब फ्रेंड्स, गुप्ता साम्राज्य को हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है, हमने हर टॉपिक पर चर्चा कर ली है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय को गोल्डन एरा के रूप में जाना जाता है। अब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। पूरा गुप्ता साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर हमने पढ़ लिया। आई होप आपको ये सीरीज़ बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, आपने इसे अच्छे से नोट डाउन किया होगा। आप अच्छे से नोट्स बनाइए और इस सीरीज़ को पूरी तरीके से फिर से अध्ययन कीजिए, तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। साथ ही साथ मैं बार बार क्यों कहती हूँ आपको कि लंबे समय तक, क्योंकि फ्रेंड्स अधिकतर जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो चीज़ों को भूल जाते हैं, और भूलना हमारा नेगेटिव पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, जो कि हम कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन को कमज़ोर करता है। हम चीज़ें सारी पढ़ लेते हैं, लेकिन यदि हम भूल जाएंगे तो हम एग्ज़ाम में सही से अपने मेहनत को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। अपनी जितना भी आपने हार्डवर्क किया वो पानी में बह जाएगा। इसलिए चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि लंबे समय तक चीज़ें याद रहें, इस तरीके से पढ़ाई कीजिए, इस तरीके से अध्ययन कीजिए।
आई होप आपको सारी लेक्चर सीरीज़ अच्छी लगी होगी। जितना भी हमने अभी हिस्ट्री के जितने भी पॉइंट कवर किए सारे वीडियोस को देखिए, आपको हिस्ट्री काफ़ी आसान लगने लगेगी। और इसी तरीके से नोट्स बनाते हुए और स्टोरी के आधार पर एक दूसरे पॉइंट से, जैसे कि ये पॉइंट हुआ, एक दूसरे से रिलेटेड करते हुए, संबंधित करते हुए उन्हें पढ़ेंगे तो चीज़ें याद रहेगी। अब लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद और अच्छे से अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।